जय हिंद साथियों, हम लेकर आए हैं आपके लिए 3 फेब के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अभी हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन किए थे, अब हम लेकर आए हैं आपके लिए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू लोहे के उपयोग में कमी से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से, फसलों की कटाई में कमी से, या ध्वनि स्रोतों के प्रदूषण में कमी से। तो देखिए, जो प्रोटोकॉल होता है क्योटो प्रोटोकॉल, ये ग्रीन हाउस गैस या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। और इसीलिए जापान ने 1997 में, दिसंबर 1997 में इसके लिए एक संधि स्थापित की है, अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसको कहा जाता है, और 2005 में इसको लागू कर दिया गया था। तो ये एक किससे संबंधित है? संबंधित है ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ठीक है, सही आंसर आएगा इसका, क्या आएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे रसायन होते हैं जिन्हें मारने के लिए खरपतवारों पर छिड़काव किया जाता है। खाद, उर्वरक, खरपतवारनाशी या शाकनाशी। तो देखिए, जब फसलें उगाई जाती है तो फसलों के साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी इनके साथ में उग जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको खरपतवार कहा जाता है। जैसे कि अभी सोयाबीन जब उगाई जाएगी तो सोयाबीन के साथ में कौन अलग अलग प्रकार के चारा वगैरह जो होते हैं ना, घास फूस वगैरह, वो उग जाएंगे। तो वो क्या होते हैं? वो खरपतवार कहलाते हैं। और उनको नष्ट करने के लिए किसान उस पर क्या छींट देते हैं? खरपतवारनाशी दवाइयाँ। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला है, रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विच इंक्लूड्स डिस्कार्डेड ऑब्सोलेट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संदर्भित करता है जिसमें बेकार हो चुके पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल है। वो क्या कहलाते हैं? वो खतरनाक अपशिष्ट कहलाते हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट कहलाते हैं, ई अपशिष्ट कहलाते हैं, या कंप्यूटर अपशिष्ट कहलाते हैं। तो देखिए, जो क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संदर्भित करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संदर्भित करे उसको ई अपशिष्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं? इसमें आ सकते हैं मोबाइल फ़ोन, जो पुराने मोबाइल फ़ोन होते हैं उनकी डिस्क हो सकती है, पुराने टूटे हुए मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, कंप्यूटर के कुछ उपकरण हो सकते हैं, या कैलकुलेटर के कुछ उपकरण हो सकते हैं टूटे फूटे, तो वो सब क्या कहलाते हैं? ई अपशिष्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक खाद्य कवक है, कौन सा है? पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एक दवाई होती है। राइजोपस है, नहीं है। अगरिकस है, या मॉरल है। तो देखिए, खाद्य कवक पूछा है, ये जो है ये एक प्रकार का शिवालिक कवक पूछा है। तो अगरिस या एगरिकस जिसको कहा जाता है, वो एक प्रकार का मशरूम होता है, इसकी फसल उगाई जाती है और इसको पकाकर खाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी, या भेल। जब जंतु जगत की बात आती है तो जंतु जगत के वर्गीकरण में सरीसृप को अलग रखा गया है, उभयचर को अलग रखा गया है, स्तनधारी जीवों को अलग रखा गया है, लेकिन भेल जो है, भेल थोड़ा अलग है, इन तीनों से हटके है। तो विषम क्या हो गया इसमें? भेल हो गया। ठीक है, सरीसृप का अपना एक अलग किंगडम होता है, ठीक है, एक अलग वर्गीकरण होता है, उभयचर में अलग होता है, स्तनधारी में अलग होता है, लेकिन जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोस्केलेटन में मौजूद हैं आर्थ्रोपोडस, एनेलिडा, मोलस्का, या पट्टकृमि। तो देखिए, एक्सोस्केलेटल में जो सम्मिलित होता है वो क्या कहलाते हैं? वो आर्थ्रोपोडा कहलाते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ हमारे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहलाता है, सबसे बड़ा फाइलम होता है। क्यों होता है? तो लगभग 11 लाख प्रजाति इसमें पाई जाती है। और आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स और पोडा का मतलब होता है पैर। ऐसे जानवर जिनके पैर जॉइंट्स में जुड़े हों और उनके ऊपर काइटिन की परत पाई जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है? आर्थ्रोपोडा संघ के जीव कहा जाता है। जैसे कि कीड़े मकोड़े जो बारिश में भी बहुत आते हैं, ऐसे टिड्डे वगैरह जो आते हैं, कॉकरोच, तिलचट्टा जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी काइटिन की परत आती है, तो वो भी किस संघ का जानवर कहलाता है? आर्थ्रोपोडा। तो इसका सही आंसर क्या है? और जो काइटिन की परत होती है उसको कहा जाता है एक्सोस्केलेटल, मतलब उसका कंकाल तंत्र, उसके ऊपर, कंकाल तंत्र के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसको काइटिन की परत कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्सोस्केलेटन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भोजन
डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो भोजन जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रहता है। जब हम फ्रिज का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो उसमें कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं उत्पन्न हो सकता है, उनके आगे बढ़ने की जो क्रिया है या उनकी वृद्धि करने की जो क्रिया होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए जो सही टेम्परेचर होता है भोजन के लिए वो 5 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन फ्रिज में जो टेम्परेचर होता है वो हमारे दैनिक वातावरण के तापमान के हिसाब से चलता रहता है, तो आप उसमें प्रिजर्व करके आसानी से रख सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में आकर्षण बल अधिक होता है, किस में होता है? गैस में, तरल में, सभी में समान या ठोस में? तो देखिए आकर्षण बल, आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से चिपके होना, तो आकर्षण बल सर्वाधिक किस में होगा? वो ठोस में होगा, क्योंकि आपने देखे होंगे कि ठोस, जो भी वस्तु ठोस होती है उसके अणु एकदम चिपके होते हैं, बिल्कुल चिपके होते हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो आकर्षण बल पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? ठोस में या सॉलिड में पाया जाता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, विपरीत तरीके से पूछा जाए कि सबसे कम आकर्षण बल किस में पाया जाता है, जिसमें अणु बिखरे होते हैं, अलग अलग होते हैं, दूर होते हैं, तो वो होता है गैसों में। ठीक है, गैसों में सबसे कम आकर्षण बल होता है, क्योंकि आपने देखे होंगे पुराने जो घर होते थे कवेलू वगैरह, चद्दर वगैरह के, तो वहाँ पर कभी रोशनी के लिए कुछ जगह छोड़ दी जाती थी। जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती, जो उजाला हमारे अंदर रूम के अंदर आता, तो उतनी ही रोशनी में, जिसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ऐसे गैसों में वो धूल मिट्टी के कण से गति करते रहते, बहुत तेजी से गति करते रहते थे। तो क्या है वो आकर्षण बल के कारण ही दूर दूर होते थे। ठीक है, तो सबसे कम आकर्षण बल के कारण ऐसा होता है, और वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है किसमें? गैसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति के निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? जो वनस्पति तेल से घी बनाया जाता है तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो देखिए वनस्पति घी जो है ये वसा के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। ठीक है, जब क्योंकि तेल जो होता है, तेल होता है संतृप्त वसा और घी जो होता है असंतृप्त वसा, तो इनके हाइड्रोजनीकरण से ही क्या निर्मित हो जाता है? वनस्पति घी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एवेंजेलिस्टा टोर्सेली किसके आविष्कारक है? टोर्सेली मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, टोर्सेली जो है वो बैरोमीटर के आविष्कारक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बैरोमीटर जो होता है वायुदाब मापी एक यंत्र होता है, और जो भी मतलब मौसम विभाग वाले इसका प्रयोग करते हैं कि कब आंधी तूफान आने वाला है, इसीलिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच का सही संबंध? तो जो इसका सही संबंध है वो है बी, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा? यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस आएगा, 5/9f माइनस 32 आएगा, तो ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ORS घोल, जब बच्चों को लूज मोशन हो जाते, दस्त लग जाते, उल्टी दस्त हो जाते, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं ORS घोल, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अब शरीर में पानी की कमी हो रही है, बॉडी जो है वो क्या हो रही है? रीहाइड्रेशन हो रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। विलियन होता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु पर की परत निक्षेपित करने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? अब विद्युत के ऊपर की जा रही है तो उसको क्या कहा जाएगा? विद्युत लेपन ही कहा जाएगा ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, विद्युत लेपन कहलाता है, इलेक्ट्रोट्रांसिलिटी कहलाता है। ठीक है, लोग एक रिक्त स्थान कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते हैं, ऐसे मापते हैं ना, यूं करके। किस में मापते हैं? इंच में, पैर में, मीटर में या गज में? मापते ना, कपड़ा मापते तो पुराने लोग किसके द्वारा मापते थे? गज या इंच के द्वारा, सॉरी इंच के द्वारा नहीं, तब इंच टेप कहाँ चलती थी, तो वो किसके द्वारा मापते थे? गज के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर द्विआधारी यौगिक है? गैर द्विआधारी यौगिक, ऐसा यौगिक जो कार्बन के रूप में सबसे शुद्ध माना जाता है, तो वो है मीथेन। मीथेन जो है एक गैर द्विआधारी यौगिक है। अगला प्रश्न है, चलिए इतने 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आज।
और अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, सॉल्यूशन अच्छा पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।